साक्षी, अभी हमारे प्लेन आने में 1 घंटा बाकी है। चेक इन तो हो चुका है। अरे किसका फोन है? हेलो। हाँ भैया बोलिए। क्या? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। आप वहीं पे रहिए, चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। किसका फोन था? क्या हुआ? हमें वापस घर जाना होगा। वापस? लेकिन हमारी फ्लाइट? कैंसिल करनी होगी। चलो साक्षी, जल्दी चलो। अरे लेकिन क्या हुआ, वजह तो बताइए। तुम बस चलो जल्दी। लेकिन हमारा हनीमून? भैया, भाभी, कहाँ हो आप? भाभी, भाभी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? अरे ऋषभ, तुम लोग वापस आ गए? अरे भाभी, वो सब छोड़िए। पहले आप ये बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया अचानक भाभी आपको? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऋषभ, लेकिन तुम क्यों आ गए? वो भैया ने मुझे फोन करके बताया कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो इसलिए हम लोग एयरपोर्ट से घर आ गए भाभी। अच्छा हुआ हम लोग प्लेन में नहीं चढ़े थे, नहीं तो दिक्कत हो जाती। ये अजय बीना। अजय, मैंने तुमसे मना किया था ना कि ऋषभ को तुम फोन मत करना। बहुत गलत बात है ये। अरे मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे या नहीं। तभी मेरे मुंह से निकल गया कि तुम्हारी भाभी चक्कर आके गिर गई। देखो आ गए ना वापस ये लोग। हनीमून इनका पूरा स्पॉइल हो गया। अरे भाभी, आपसे ज्यादा थोड़ी है हमारा हनीमून। आप ठीक हो जाएंगी तो फिर चले जाएंगे। साक्षी, आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे अजय ने तुम लोगों को बता दिया। बड़ी मुश्किल से ऋषभ ने ऑफिस से छुट्टी निकाली थी हनीमून के लिए। शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक ये लोग हनीमून पर नहीं गए हैं, और आज गए तो वापस आ गए। साक्षी, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपकी तबीयत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है दीदी, पूरा रास्ता आते आते ऋषभ आपके लिए बहुत चिंतित थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी भाभी ठीक हो। अरे ऋषभ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा बीपी शूट हो गया था। थोड़ा सा बीपी? ऋषभ, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ किचन के फ्लोर पे बेहोश पड़ी हुई थी। ये तो मैं वक्त पे पहुंचा और इसे हॉस्पिटल ले गया जल्दी से, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर ने क्या कहा है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा काम करके थक गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी, और आज सुबह से काम में बीपी की गोली लेना भूल गई थी मैं। वाह भाभी वाह, इतना काम करने की आपको क्या जरूरत है? भाभी, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था आपको बैलेंस डाइट लेने को। अब आप बिल्कुल फिक्र न करें। साक्षी आ गई है ना, वो आपकी डाइट का अच्छे से ध्यान रखेंगी। हाँ भाई, दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। साक्षी, तुम एक काम करो, जी ऋषभ। तुम जाके भाभी के लिए गरम गरम सूप बनाओ। अरे ऋषभ, क्या हो गया तुम्हें? इस नई नवेली दुल्हन को किचन में अभी से मत भेजो, अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी, कुछ नहीं होता। साक्षी सूप बनाएगी तो हम लोग भी पी लेंगे। क्यों साक्षी? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी आप लोगों के लिए सूप बना देती हूँ। तुम भी ना ऋषभ, नहीं मानोगे मेरी बात, एकदम पागल हो। नई बहू को किचन में भेज दिया। ओफो भाभी, करने दो उसे काम। अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। ऋषभ, हम लोग सूप बाहर से मंगवा लेते। बाहर से क्यों, जब घर का मिल रहा है तो, है ना भाभी? ऐसे ही सब लोग बोलते हैं कि मुझे बच्चा नहीं है। मुझे तो भगवान ने देवर के रूप में ऋषभ जैसा बेटा दिया है। मैं तो इस दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ। वो छोड़ो भाभी, दवाई ले ली आपने? वाह, हनीमून नहीं, सीधा रसोई घर में। 1 घंटे पहले तक मैं एयरपोर्ट पर खड़ी थी, और अब यहाँ सूप बनाओ भाभी के लिए। हाँ, मन करता है सूप में जहर डाल दूं। यहाँ पे भाभी तो अच्छी भली है, सिर्फ थोड़ा सा बीपी ही तो बढ़ गया था, और वो भी खुद की लापरवाही से। इतने महंगे थे हमारे एयर टिकट्स, एक पल में कैंसिल कर दिए। कितने सपने देख रही थी मैं सिंगापुर जाने के, 1 सेकंड में सब खत्म हो गए। अब पता नहीं सिंगापुर जाने मिलेगा भी या नहीं। एक तो ऋषभ को 1 महीने से मना रही हूँ कि मुझे हनीमून पर ले चलिए। बड़ी मुश्किल से छुट्टी निकाली उन्होंने, और फिर से उन्हें इतनी लंबी छुट्टी मिलेगी भी नहीं। गुस्सा तो इतना आ रहा है ना मुझे कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी। हेलो साक्षी बेटा, एयरपोर्ट पहुंच गई ना? फ्लाइट का टाइम हो गया होगा। नहीं माँ, एयरपोर्ट पर नहीं, मैं तो घर पर हूँ। घर पर मतलब? साक्षी, तुम और ऋषभ तो आज हनीमून के लिए निकल रहे थे ना? निकले थे मम्मी, लेकिन प्लान चेंज हो गया। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। फिर तू अभी तक घर में क्या कर रही है? मम्मी, हम एयरपोर्ट गए थे लेकिन वापस आ गए। लेकिन क्यों बेटा, तुम तो 1 हफ्ते का कह के गई थी ना? हाँ मम्मी, प्लान तो वही था,
लेकिन अचानक ऋषभ की भाभी की तबीयत खराब हो गई, तो हमें एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। अच्छा, क्या हुआ उनको अचानक? बीपी हाई हो गया था उनका और बेहोश होकर गिर गई थी। अच्छा, इतनी सी बात थी और तुम लोग लौट कर आ गए? हाँ मम्मी, जेठ जी का फोन आया था। इतनी भी अक्ल नहीं है उनको कि देवर देवरानी हनीमून पर गए हैं तो उनको डिस्टर्ब न करें। जब उनको पता है कि ऋषभ भाभी की बहुत टेंशन लेते हैं तो जेठ जी को फोन करने की क्या जरूरत थी? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? इतनी महंगी टिकट वेस्ट हो गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। मम्मी, मेरे सब फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने सबको बताया था कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ हनीमून के लिए। सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि फोटोज अपलोड करो, फोटोज अपलोड करो। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? अब किस मुंह से मैं उन्हें बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है? अरे साक्षी बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं आऊंगी वहाँ और ऋषभ से बात कर लूंगी। उसे समझाऊंगी मैं और उसे थोड़ा डांट के पूछूंगी कि क्यों तुमको एयरपोर्ट से वापस लेकर आया। वही तो मम्मी, उनको सिर्फ भाभी की फिक्र है, ये नहीं कि बीवी कब से रुकी हुई है, उसे घुमा कर लाता हूँ। वैसे बेटा, ऋषभ है कहाँ इस वक्त? और कहाँ होगा मम्मी? अपने भाई भाभी के साथ बैठा है और मुझे किचन में भेज दिया। तू किचन में क्या कर रही है? तू भी जाके बैठना उनके साथ। मैं कैसे बैठूं मम्मी? मुझे जेठानी के लिए सूप बनाने के लिए बोला ऋषभ ने। क्या? किचन में? और तू सूप बनाएगी उसके लिए? इन लोगों को थोड़ी भी अक्ल नहीं है कि तुम अभी अभी शादी करके आई हो इस घर में। तुम क्यों सूप बनाओगी? मम्मी, अगर उन्हें थोड़ी भी अक्ल होती तो इस तरह से हमें एयरपोर्ट से वापस नहीं बुलाते। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी। और हाँ साक्षी बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। शुरू में ही अपने ससुराल को काबू में कर लेना, नहीं तो ये लोग इसी तरह तुम्हें दबाते रहेंगे। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अभी मैं रखती हूँ। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय मम्मी। बाय बेटा। मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे अब खुद के लिए खड़ा होना होगा। अगर मैं ऐसे ही चुप रही तो ये लोग मेरे सर पर चढ़ जाएंगे। सूप महारानी को दे के आती हूँ। साक्षी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऋषभ, आपका नाश्ता लगा दिया है, जाके कर दीजिए। ठीक है, तुम भी चलो, साथ में बैठ के करते हैं नाश्ता। नहीं, आप कर लीजिए। क्यों, तुम नहीं चलोगी? मुझे भूख नहीं है। साक्षी, क्या हो गया है तुम्हें? कल से देख रहा हूँ, ऐसे मुंह सुजाए बैठी हो। भाई भाभी क्या सोचेंगे? भाई भाभी क्या सोचेंगे, बस उनके बारे में आप फिक्र कीजिए। और मैं क्या सोच रही हूँ, इसकी आपको फिक्र नहीं है? अरे साक्षी, क्यों फिक्र नहीं है? तुम्हारी ही तो फिक्र है मुझे। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो इस तरह से हनीमून छोड़ के नहीं आते आप। अरे साक्षी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं भाभी कितनी बीमार हो गई थी। उनको ऐसे अकेला छोड़ के मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, तो उन्हें भी ले चलते हमारे हनीमून पे। साक्षी, तुम समझने की कोशिश करो। अभी 2-3 महीने में फिर से छुट्टियां मिलेंगी मुझे ऑफिस से, तब हम अच्छे से प्लान करेंगे। सिंगापुर छोड़ो, मैं तुम्हें यूरोप का टूर करवाऊंगा, वो भी 2 हफ्ते का। हनीमून का तो सिर्फ 1 ही हफ्ते का छुट्टी मिला था मुझे, वो तो यूं निकल जाता। अगली बार हम 2 हफ्तों का प्लान करेंगे। यूरोप का ट्रिप? अब आप कोई भी ट्रिप प्लान कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कजिन्स और फ्रेंड्स के सामने जो मेरी इंसल्ट हुई है वो तो वापस ठीक नहीं कर सकते ना आप। सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन साक्षी, तुम तो जानती हो ना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। भाभी की तबीयत खराब थी इसलिए वापस आना पड़ा ना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? भाभी तो एकदम अच्छी खासी है, उन्हें कहाँ कुछ हुआ है। भगवान न करे कि उन्हें कुछ होए। तुम्हें नहीं पता उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। इस दुनिया में भैया और भाभी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ आपकी दुनिया में? तुम तो मेरी दुनिया हो, भैया भाभी उस दुनिया का हिस्सा हैं। प्लीज ऋषभ, ये सब डायलॉग्स ना शादी के पहले अच्छे लगते हैं। अभी आप चलिए, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक है, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो ना, तो मुझे भी नहीं खाना है। ये क्या बोल रहे हो ऋषभ? ठीक है ऋषभ, चलिए आती हूँ मैं भी, मिलकर नाश्ता करते हैं। ठीक है, चलो। भाभी, ये गाजर का हलवा आपने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। साक्षी, तुम भी लो ना। हाँ दीदी, लेती हूँ। वैसे साक्षी ने आज मेरी बहुत मदद की, वरना तो किचन में मैं अकेले ही काम किया करती थी। भाभी, मैं जो आपको हेल्प किया करता था। ऋषभ, तुम तो सिर्फ वीकेंड्स में मिलते थे और तभी हेल्प किया करते थे, बाकी सब दिन तो मैं ही काम करती थी। वैसे दीदी, काम होता ही क्या है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, आपको तो सिर्फ खाना बनाना पड़ता है। वो तो साक्षी ठीक है, लेकिन देखो कितनी अलग अलग डिशेस बनानी पड़ती हैं। चलो ऋषभ, जल्दी जल्दी खाओ, आधे घंटे में पहुंचना है ऑफिस, मीटिंग है। हाँ हाँ भैया। चलो ऋषभ, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। साक्षी, मैं जब तक ऑफिस में हूँ भाभी का ख्याल रखना। ओके, बाय। देखो ना मम्मी, पूरा दिन भाभी भाभी करते रहते हैं, मैं तो जैसे उनको दिखाई नहीं देती। तुम्हारी जेठानी है किधर? दिखाई नहीं दे रही? बाहर गई है क्या?
नहीं मम्मी, वो अपने कमरे में है, आ रही हैं। देखो साक्षी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। लेकिन मम्मी मैं क्या करूँ फिर? शादी का ये मतलब नहीं होता कि तू अपनी जगह ही खो दे इस घर में। सबको अपने हाथ में ले बेटा, अपने हक के लिए लड़ना सीख। पर मम्मी अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो सबको बुरा लगेगा, खास करके ऋषभ को। तो क्या तुमने जिंदगी भर चुप रहने का ठेका लेके रखा है और इस जेठानी का जुल्म सहती रहेगी? एक बात याद रखना बेटा, अगर आज तू नहीं बोलेगी तो कल तुझे बोलने का हक भी नहीं दिया जाएगा। और ये जेठानी, ये तुम्हें अपने नीचे दबा के ही रखेगी। याद रखना साक्षी बेटा, हक मांगने से नहीं मिलता, हक जताने से मिलता है। शुरुआत में सब अपनापन लगेगा, पर धीरे धीरे वही अपनापन तेरी आजादी छीन लेगा। मम्मी तुम सही कह रही हो। बेटा तू अपने हक से एक कदम भी पीछे मत हटना। तेरी जेठानी को अगर तूने अपनी उंगलियों पर नाचने दिया ना, तो याद रखना वो तुझे जिंदगी भर अपने इशारों पर नचाएगी। साक्षी बेटा याद रखना, जो औरत अपनी जगह खुद नहीं बनाती उसे लोग इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ठीक कह रही हो मम्मी, मुझे सब लोगों को अपने कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। मम्मी आपको पता है ऋषभ अपनी भाभी के बगैर हिलता भी नहीं है। अच्छा? हाँ मम्मी, अगर उनसे पूछ लिया ना खाने में क्या खाना है, कहते हैं भाभी से पूछ लो। घर का हर काम वो उनसे पूछ के ही करते हैं। यहाँ तक कि बेडशीट का कौन सा कलर हो, कर्टन्स का कौन सा फैब्रिक हो, ये भी भाभी से ही पूछते हैं। आज के बाद से इस घर में सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलनी चाहिए, समझी? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं आप आंटी जी? मैं तो ठीक हूँ पूर्वा, बस साक्षी तो बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तुरंत नहीं आ सकी क्योंकि मैं साक्षी के मौसी के घर में सातारा में थी। अभी मैं कल ही वापस आई हूँ, इसलिए सोचा तुम्हारी तबीयत आके पूछती हूँ। आंटी जी अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। एक्चुअली वो मुझे अपनी माँ समझता है। हाँ पूर्वा, वो तो दिख ही रहा है, नहीं तो कौन अपना हनीमून छोड़ के वापस आता, सिर्फ भाभी का ब्लड प्रेशर शूट होने के कारण। हाँ मैं समझ सकती हूँ आंटी। एक्चुअली जब मैं बेहोश हो गई थी तब अजय बहुत घबरा गए थे और परेशानी में इसलिए उन्होंने ऋषभ को फोन कर दिया। वो भूल गए थे कि ऋषभ और साक्षी हनीमून के लिए चले गए थे। बस ऋषभ ने सुन के तो वापस दौड़ दौड़ के वापस आना था। बिल्कुल पागल है वो। ठीक है पूर्वा, एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसका ख्याल रखना तुम। तुम्हारे बीपी के चक्कर में मेरी बेटी का हनीमून खराब हो गया। नहीं नहीं आंटी जी, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऋषभ और साक्षी मेरे दोनों छोटे भाई बहन जैसे हैं, इनको कोई तकलीफ हो ये मैं भी नहीं चाहती। और एक और बात पूर्वा। जी बोलिए आंटी जी। मेरी बेटी साक्षी को ना मैंने रानियों जैसे पाला है, तो इस घर में भी ना तुम उसे एक रानी जैसे ही रखना। हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी के घर में सास नहीं है तो ये राज करेगी ससुराल में, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि उसकी एक जेठानी है और जेठानी भी सास ही होती है। नहीं आंटी जी, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि मैं साक्षी की जेठानी नहीं हूँ, उसकी बड़ी बहन हूँ और मैं हमेशा इसको अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ। ठीक है आंटी जी, साक्षी आप दोनों बातें करें, मुझे जरा काम है। साक्षी बेटा, तुम्हारी जेठानी तो चंट है, इससे जरा बच के रहना। ये मीठी मीठी बातें करके फंसा लेती है सबको। ऊपर से ऐसे लगता है सबका भला चाहती है, पर अंदर से हर चाल अपने फायदे की चलती है। जरा संभल के रहना इससे। वो बात को ऐसे घुमा देती है कि सामने वाला खुद को ही गलत समझने लगे। साक्षी, तू उसकी बातों में बहना मत। नहीं मम्मी, मैं भी इनकी मीठी मीठी बातों को समझ गई हूँ। अभी हमेशा सावधान रहती हूँ मैं अभी इनसे। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा तेरे लिए। अच्छा सुनो साक्षी, अभी बहुत देरी हो गई है, मुझे चलना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है मम्मी। और जैसे मैंने कहा है ना, बस वैसे ही करना। हाँ मम्मी। चलो बेटा, अब मैं निकलती हूँ। साक्षी बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। दीदी बोलिए। शादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो इंसान मिलते हैं, बल्कि दो खानदानों को एक दूसरे को अपनाना पड़ता है। जब एक लड़की शादी करके आती है तो उसे ससुराल की रीति रिवाज और माहौल अपनाना ही पड़ता है। शुरू में मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। दीदी, मैंने ऋषभ से शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं कुछ भी हो बदलने वाली नहीं हूँ। मैं जैसे मायके में थी वैसे ही यहाँ भी रहूंगी। दीदी, आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं हर बात पर समझौता करूँ। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में मैं अपनी खुशियों की सैक्रिफाइस क्यों करूँ? किसी और को खुश रखने के लिए खुद को दुखी तो नहीं कर सकती ना मैं। वैसे भी मेरी शादी ऋषभ से हुई है, उसके खानदान से तो नहीं हुई है ना। हाँ साक्षी, लेकिन एडजस्ट करके फैमिली के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है दीदी।
अब आप जबरदस्ती अपनी सोच तो नहीं डाल सकते ना किसी और के ऊपर। अच्छा ठीक है साक्षी, सुनो अब मैंने भाजी काट के रख दी है, तुम बना देना। और हाँ, खाने में ना थोड़ा नमक और मिर्च कम डालना। हम लोग ना ज्यादा तीखा खाना खाते नहीं हैं। क्यों दीदी? ऋषभ को तो तीखा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के पहले भी उसने कई बार मेरे हाथ का तीखा खाना खाया है, उसे तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी दीदी, मुझे फीका फीका खाना पसंद नहीं है। लेकिन साक्षी, अभी तुम सबके लिए खाना बनाओगी ना, और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे जेठ जी को बीपी का प्रॉब्लम है। तो दीदी आप ये कहिए ना कि प्रॉब्लम आपको है, ऋषभ के ऊपर क्यों डाल रही हैं? नहीं साक्षी, मैं तो सिर्फ। दीदी आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप अपने और जेठ जी के लिए अलग खाना बना दीजिए। मुझे और ऋषभ को तीखा खाना पसंद है, मैं तो तीखा ही बनाऊंगी। आप अपना और जेठ जी का देख लीजिए दीदी। ऋषभ, तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो पसंद है। नहीं, भाभी कहती है कि आपको तीखा खाना पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ऋषभ, भाभी कह रही थी कि खाने में नमक मिर्ची कम डाला करो। ऋषभ को फीका खाना पसंद है? नहीं नहीं साक्षी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैंने तो जनरल भी कहा था कि हम लोग खाने में मसाला थोड़ा कम खाते हैं। तो दीदी, आपकी वजह से हम लोग फीका खाना तो नहीं खा सकते ना, बीमारों वाला। आप खाइए फीका खाना, हम लोग क्यों खाएं? नहीं नहीं, इसलिए तो मैंने अपना अलग खाना बनाया। बहुत अच्छा किया दीदी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, आपको हमेशा अलग खाना ही बनाना चाहिए। आपको पता है दीदी, मेरे घर में भी 2 भाभियाँ हैं, वो दोनों भी अलग अलग खाना ही बनाती हैं। यहाँ तक कि हमने तो उनका किचन भी अलग कर दिया है। लेकिन हम तो 2 ही भाई हैं, किचन तो अलग नहीं कर सकते। लेकिन भैया, फैमिलीज भी तो 2 है ना, एक आपकी और एक हमारी। सुनो साक्षी, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोलिए। जो भाजी तुमने बनाई थी ना, वो एक्चुअल में बहुत ही तीखी थी। तो फिर तभी क्यों नहीं बोला? तभी इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई भाभी सामने बैठे थे। अगर उनके सामने कहता तो शायद तुम्हें बुरा लग जाता। अच्छा, इससे अच्छा ये बोलिए ना कि आपको आपकी भाभी के हाथ का ही खाना पसंद है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप चुप रहिए, मुझे सब समझ में आता है। अच्छा ठीक है साक्षी, सुनो, अब मूड ऑफ मत करो। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आप कल ऑफिस जाने के पहले मुझे दे दीजिएगा। मुझे घर का कुछ सामान खरीदना है। हाँ ठीक है, एक काम करना, भाभी से ले लेना, उनके पास ही हमेशा देता हूँ मैं। भाभी से पैसे लूं? भाभी से क्यों लूं? मैं आपकी बीवी हूँ, उनकी नहीं, इसलिए पैसे मैं आपसे लूंगी। अरे, घर के सारे सामान खरीदने के पैसे उनके पास ही होते हैं, इसलिए तुम उनसे ही ले लेना। क्यों? देखो साक्षी, शादी से पहले मैंने घर के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया था। हमारे घर में ऐसे ही चलता है, घर के खर्च के लिए हम भाभी को ही सब पैसे देते हैं। बताया तो था तुम्हें। हाँ बताया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि शादी के बाद भी हमें उनके इशारों पे चलना पड़ेगा। अरे साक्षी, उनके इशारों पे कहाँ चल रहे हैं। ऋषभ, अब हमारी शादी हो चुकी है और हमारी एक अलग फैमिली है। कब से मैं बोल रही हूँ ये तुम्हें। आप अपना कमाते हैं, आपकी अपनी बीवी है, हम दोनों की अलग से एक जिंदगी है और आपकी कमाई पर सिर्फ आपकी बीवी का हक है, ना कि आपकी भाभी का। अगली बार से जब आपको सैलरी मिलेगी ना, तो आप मुझे दीजिएगा, भाभी को नहीं। साक्षी, ये पॉसिबल नहीं है। इतने सालों से मैं अपनी कमाई उनको देते आ रहा हूँ, अब इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकता ये सब। क्यों नहीं चेंज कर सकते? अब तो आप शादीशुदा हैं, पहले आप अकेले थे, अभी आपकी बीवी आ गई है। पहले आप जब अकेले थे तो जो आ रहा था मन में वो कर रहे थे, लेकिन अब मैं भी हूँ, मैं आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। आपको अपनी पूरी सैलरी अब मुझे देनी चाहिए, ना कि भाभी को। सुनो साक्षी, अब मैं बहुत थक गया हूँ, हम लोग इस विषय पे बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों, अभी बात कीजिए। नहीं साक्षी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फ्रेश होकर सोता हूँ। ओके फाइन, गुड नाइट। अच्छा ठीक है, दे दूंगा तुम्हें कल सुबह पैसे। जो तुम्हें चाहिए जाके लेके आना और उनसे मत मांगना। इन दीवारों का रंग थोड़ा बदल दीजिए, इन दीवारों को सॉफ्ट पिंक का टच दें। पिंक बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, बस इतना कि घर में नरमी, एलिगेंस और ग्रेस झलके, और लाइट्स गोल्डन डेकोर की हों ताकि पूरा स्पेस शाही लगे। और हाँ, ये पेंटिंग्स हटवा देना, बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है। साक्षी, ये क्या हो रहा है? दीदी, ये इंटीरियर डिजाइनर है, मैं घर का सारा लुक चेंज करवा रही हूँ। लेकिन साक्षी, इस लुक में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दीदी, ये कितना ओल्ड फैशन लुक है। दीवारें देखिए ना, कितनी फीकी पड़ चुकी हैं, इन्हें नए रंग की जरूरत है। ये लाइट्स भी कितनी पुरानी हो चुकी हैं, ये पर्दे भी समय के साथ अपनी चमक खो चुके हैं। नए फैब्रिक और हल्के रंग घर को और एलिगेंट बना देंगे। लेकिन साक्षी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि दीदी, मेरे कजिन्स आने वाले हैं, इस ओल्ड लुक में मैं उन्हें नहीं लाना चाहती। साक्षी, तुम ज्यादा ही सोच रही हो।
अभी 6 महीने पहले ही नए पर्दे लगवाए थे, पूरा घर का डेकोर चेंज किया था तभी। घर का डेकोर एकदम परफेक्ट है। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। दीदी, आपके लिए परफेक्ट होगा, मेरे लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। मुझे ये सब चेंज करना है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या ये पैसों की बर्बादी नहीं है? दीदी, आपसे ले रही हूँ क्या पैसे? इन सब का खर्च मेरे पति देंगे, इसलिए पैसों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। और दीदी, मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, जब बात हमारे पैसों की है तो इसमें दखल देना ठीक नहीं। और वैसे भी मैं घर को बेहतर बना रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। बेहतर यही होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। साक्षी मैम, कब से शुरू करूँ मैं काम? भाई साहब, एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से। जब आपकी जरूरत होगी तब हम बुला लेंगे। नो प्रॉब्लम मैडम। आपका प्रॉब्लम क्या है? हर समय टोका टोकी करती रहती है। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता इस घर में। हमेशा सांप की तरह अपना फन फैलाए खड़ी रहती है। हर बात में जहर घोलने के लिए तैयार। न किसी की खुशी देखी जाती है, न चैन से जीने देती हो। बस हर वक्त टोकना, सवाल उठाना और माहौल बिगाड़ना, बस यही तुम्हारा काम है। मेरी जिंदगी, मेरा घर, लेकिन दखल ऐसे देती हो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब बहुत हो गया। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे जो करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। देखती हूँ मैं कौन रोकता है मुझे। ये तो बिल्कुल समझने से दूर है। शाम को ऋषभ आएगा तो उसी से बात करूंगी, वही कुछ हल निकाल सकेगा। साक्षी, क्या हुआ साक्षी? तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? सुबह शॉपिंग के लिए पैसे देकर गया था ना, फिर ऐसे मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? जाके अपने भाभी से पूछिए कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। अब क्या हुआ है साक्षी? भाभी ने कुछ बोला तुम्हें? क्या बताऊं, इस घर में सांस लेना भी किसी की इजाजत लेने से कम नहीं है। क्या हुआ ये तो बताओ। हर बात पे टोका टोकी, हर फैसले पे सवाल, जैसे ये घर सिर्फ तुम्हारी भाभी का हो। एक बात बताइए ऋषभ, क्या ये घर सिर्फ उनका है, हमारा नहीं है? हाँ हाँ, हमारा भी है। अगर ये घर हमारा भी है तो मुझे मेरे डिसीजंस क्यों नहीं लेने दिए जाते? मैं अपनी मर्जी से कुछ क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें जो करना है कर सकती हो। किसने रोका है तुम्हें? आपकी भाभी ने रोका है मुझे। उन्होंने क्या कहा तुमसे? अब आप ही देखिए, घर का लुक कितना खराब हो गया है। हॉल का पेंट एकदम फीका पड़ गया है, कर्टेन्स तो जूने लग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इंटीरियर डिजाइनर को बुला के चेंज करवा दूं लुक। अगले महीने मेरे ऑस्ट्रेलिया के कजिन्स भी आ रहे हैं। ऐसे घर का नक्शा देखेंगे तो हंसेंगे वो लोग मुझ पर, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आपकी भाभी ने तो सीधा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि इसमें क्या खराबी है, और उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। बोल रही है कि मैं पैसे वेस्ट कर रही हूँ, और ये सब उन्होंने मुझे उस इंटीरियर डिजाइनर के सामने बोला, जैसे मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। भाभी ने उस इंटीरियर डिजाइनर को इतनी बुरी तरह से डांटा और घर से निकाल दिया। ये क्या तरीका हुआ? ये तो गलत हुआ। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं भाभी से बात करता हूँ। आप उनसे बात नहीं करेंगे, बल्कि आप उनसे अपनी बात मनवा लेंगे। हर बार उन्हें समझाना, सफाई देना या चुप रह जाना, ये सब अब नहीं होगा मुझसे। अब या तो मेरी बात मानी जाएगी या फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है साक्षी, मैं बात करता हूँ भाभी से। सुनिए ऋषभ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो साक्षी। ऋषभ, क्या हम बड़े भैया से अपना हिस्सा लेकर अलग नहीं रह सकते? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया साक्षी? तुम कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो। अरे ऋषभ, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि इस बड़े घर में हमारा तो हिस्सा बनता है ना, तो अपना हिस्सा लेकर हम निकल जाते हैं और फिर उसमें से एक अच्छा सा घर खरीदते हैं, जिसमें मैं अपनी मर्जी से रह सकती हूँ, जिसे मैं जैसा चाहे सजा सकती हूँ, जो चाहिए कर सकती हूँ। बस हुआ साक्षी, आज तुमने ये बात कह दी। आज के बाद फिर से मत दोहराना ये। वो मेरे बड़े भाई भाभी हैं, मैं उनसे अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हूँ ना। तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा रहने को भी तैयार हूँ और आगे भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सब मांगे पूरी कर रहा हूँ और करता रहूंगा, लेकिन ये एक बात अलग रहने की मैं पूरी नहीं कर सकता। मैं अपने भाई भाभी से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं हर रोज तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारी ढाल बनूंगा। बस अलग रहने की जिद मत करो। और हाँ, मुझे बार बार ये बात बोलनी ना पड़े, तुम याद रखना। ठीक है, गुलाम बने रहिए अपने भाई भाभी के, और मुझे भी बना दीजिए। और आपके बच्चे होंगे ना, उन्हें भी उनका गुलाम बना दीजिएगा। हमेशा पूंछ की तरह उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। कोई पहचान है आपकी? सब रिश्तेदार आजू बाजू वाले यही कहते हैं, अजय का छोटा भाई, अजय का छोटा भाई। कभी अपनी पहचान बनाने की सोची है आपने? खुद तो कोई पहचान है नहीं आपकी। आप खुद तो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, और अब हमें भी खड़े नहीं होने देना चाहते। हर फैसले में परिवार, हर बात में डर, तो फिर मेरी जगह कहाँ है ऋषभ? आप कहते हो आप मेरी हर बात मानते हो, लेकिन जब बात मेरी इज्जत और आत्मसम्मान की आती है, तब तो आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। चुप रहो साक्षी। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहा है। साक्षी,
साक्षी, साक्षी क्या हुआ तुम्हें? भाभी, भाभी देखो ना, साक्षी को चक्कर आ गया।